रिच डैड एंड पुअर डैड अध्याय 7वां। इस वाक्य का यह मतलब है कि अधिकतर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की ज़रूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि आर्थिक बुद्धि, अकाउंटेंट, निवेश, मार्केटिंग और कानून का मिलन है। इन 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दे और पैसे से पैसे बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के मिलन का एक अच्छा उदाहरण अखबार की उस रिपोर्टर का है। अगर वह सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बात कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइजिंग, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम भी मिलता, परंतु इससे वह यह सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह होता है। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क में भी देना होता, जो एक जरूरी दक्षता है। वह यह भी सीखती कि मुफ्त प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में और सप्ताहों में वह अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशक ने यह सुझाव दिया कि मैं शीर्षक को बदल दूं। मैंने प्रकाशन से साफ कह दिया कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की कुल 2 प्रतियां ही बिकेगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। दिक्कत यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चुटीला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे अत्यधिक प्रचार मिल जाएगा। मैं शिक्षा का समर्थन और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ, अन्यथा मैं अपने पुरातनपंथी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज़्यादा प्रचारित हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवाद होने से नहीं डरता। कई लोग का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी बहुत खुश हुए। स्टैंड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं थर्ड मेट था और हालांकि मेरे पैसे मेरे सहपाठी की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती पैसे $42.00 प्रति वर्ष थी। इसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ जा सकता था और अपने 5 महीने की छुट्टियों के बदले में अपने पैसे 2 गुना कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया और मनी इन कॉर्प्स में
भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज़ उड़ा सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और नौकरी में विविधता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज़्यादा धन कमाने के लिए, प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषताएं हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या हासिल करने में जुट जाते हैं। ये अकाउंटेंट, वकील, पायलट और बाकी लोगों के बारे में सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास करते थे, इसलिए वे डॉक्टर मिलने के बाद रोमांचित हो गए। वे अक्सर यह मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी ने मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, यह उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनी में कई विभागों में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं अभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, परंतु मैं चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूँ। अमीर डैडी जानते थे कि वह की शब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ लूँगा कि क्या ज़रूरी होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट और ब्रोकर्स के साथ बैठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंड ऑयल की अच्छे पैसे वाली नौकरी छोड़ दी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे निर्णय के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफ़ा दिया था उनमें पैसे अच्छे थे, फ़ायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, तो मैं लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी, मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं शिप का ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूर्व और साउथ जाने वाले जहाज़ों पर, ऑयल टैंकरों और यात्री जहाज़ों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरह जाने वाले जहाज़ों के बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में है, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे अधिकतर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे। तब मैं जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया में व्यवसाय लोगों, बिजनेस की शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन करता था। मैं भी पार्टी कर सकता था, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने यह नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं जहाज़ उड़ाना सीखना चाहता हूँ, परंतु मैं वास्तव में
ट्रक का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम है लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा कि अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं तो आप पर पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है, जैसे बिजनेस में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना पसंद करता था। मैं जेरोक्स कंपनी करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फ़ायदे वह वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और विकी का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। जेरोक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के होते हैं। मैंने जेरोक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार कर दिया जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं विक्रय में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनी चलाने का ट्रेनिंग दे रखी थी, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला धंधा था लॉयलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक आता था। मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों की मजबूती की परीक्षा का समय आ गया था। अगर अब मैं असफल होता तो मैं पागल हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले पागल होना सबसे अच्छा होता है। आपके पास संभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरियो से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डैडी करता हूँ। आज मेरे निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, रूस। डैडी मुझे प्रोत्साहित किया करते थे। मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित में निवेश करता है। एक कहावत है, जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से यह करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है। चूँकि स्कूल यह नहीं समझाता कि आर्थिक बुद्धि भी बुद्धि का एक रूप है, इसलिए अधिकतर कर्मचारी या मजदूर अपने साधनों के भीतर रह रहे हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है। काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाएं। और अगर आप अधिकतर कंपनियों में पैसे देखें तो आप पाएंगे कि किस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल परिणाम यह होता है कि अधिकतर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लो। अधिकतर काम करने वाले कम समय के पुरस्कारों जैसे वेतन और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रोफेशनल को चुनने के पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे कितनी दक्षताओं में पूर्ण होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हैमस्टर्स की तरह धातु के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए भी तेजी से घूमते, परंतु आने वाले कल में भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे। नौकरी में जेरी मैकयोर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार चर्चा बातचीत थी। शायद सबसे यादगार लाइन थी मुझे पैसा दिखाओ, परंतु एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सच्ची थी। यह उस दृश्य में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और वह पूरी कंपनी से पूछता है, मेरा साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग मौन है। केवल एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ, परंतु मेरे 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा वाक्य है। यह उस तरह का वाक्य है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल पैसे बढ़ने की आशा लगाए रखते हैं और हर साल उन्हें निराशा होती है, इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा योग्यताएं हासिल करते हैं ताकि उन्हें एक और वेतन बुद्धि मिल सके, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ कि रोज की यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है। छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल बिक्रफील्ड द अमेरिका पीपल के भूतपूर्व लीडर डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वाले में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी चाहिए और बाकी बचे 50% में से भी 75 से 80% लोगों को नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस लिखते हैं कि मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया और मैं डायरेक्टर से मिला जिसकी विद्वानता बढ़िया रिटायरमेंट योजना तैयार करने में थी। जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है, मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पूरे धन नहीं है, तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज़्यादा खतरनाक नए
401 टी-प्लान में अंतर को स्पष्ट करते हैं। अधिकतर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है और यह तो कोई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30.000 प्रति वर्ष से $125.000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88.00 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पताल में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा कौन मरेगा। वे यह फैसला विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वृद्ध है। अगर मरीज वृद्ध है तो वे अक्सर मेडिकल केयर को अपेक्षाकृत युवा व्यक्तियों को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं। जबकि उनके पास दौलत नहीं है, वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा रहे हैं या उनके भविष्य दृष्टि केवल उनके अगले पैसे तक की जाती है और वे अपने आप से कभी दूर भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते हैं। जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज़ की सलाह देता हूँ।